हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शायद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 करेंगे। तो ये चैप्टर है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में। ओके, तो एनआई एक्ट जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये समझ लीजिए चेक इसी में कवर होता है। तो ऐसे में अगर आप बीआरबीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एनआई एक्ट से क्वेश्चन आए, दैट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। आएगा ही आएगा डेफिनेटली, तो वी रेडी फॉर दैट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मटेरियल अल्ट्रेशन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है? मटेरियल अल्ट्रेशन मतलब होता है अगर आपने कोई चेक इशू किया है, ठीक है, उस चेक में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, कोई चेंजेज कर दिए जाए। जैसे आपने 10,000 लिखा था, उस किसी ने 1 0 बढ़ाया, 1 लाख हो गया। आपने नाम कोई और लिखा था, राम लिखा था, रामा हो गया। ओके, या फिर कुछ डेट चेंज कर दी, कुछ इस तरीके के चेंजेस को ही मटेरियल अल्ट्रेशन कहा जाता है। एन अल्ट्रेशन इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मटेरियल व्हिच substantially alter the instrument and the liability of the parties to it irrespective of whether the alteration is beneficial or prejudicial to the payee। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अल्ट्रेशन मटेरियल तब कहलाता है या मटेरियल अल्ट्रेशन तब कहलाता है जो इंस्ट्रूमेंट को प्रभावित करता है, अच्छी ठीक ठाक तरीके से प्रभावित करता है और लाइबिलिटीज बदल के रख देता है जो भी इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ड्रावर होता है, ड्रावी होता है और पेई होता है, 3 पार्टियां होती हैं। उनकी जिम्मेदारी, उनकी लाइबिलिटी बदल करके रख देता है। अब चाहे जो अल्ट्रेशन हुआ उससे पेई को बेनिफिट होना हो या पेई को नुकसान होना हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, पेई मतलब जिसको पैसे मिलने हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर लाइबिलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं, सब्सटेंशली जो है इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे मटेरियल अल्ट्रेशन कहा जाता है। एन अल्ट्रेशन इज मटेरियल व्हिच अल्टर्स द बिजनेस इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस के प्रभाव को, मतलब बिजनेस इफेक्ट को प्रभावित करे, है ना, उस अल्ट्रेशन को मटेरियल माना जाता है। वेयर यूज फॉर बिजनेस पर्पज़, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर यूज किया जा रहा है और वो बिजनेस के इफेक्ट को प्रभावित कर दे तो उसे मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा। ये कहा गया था एल्डोस वर्सेस कार्नवेल केस में। अल्ट्रेशन ऑफ डेट, डेट को चेंज करना, जो अमाउंट पे करने वाले हैं उस अमाउंट में चेंज करना, जिस प्लेस पर पेमेंट होनी है उस प्लेस का नाम चेंज करना, पार्टीज़ के नाम बदल देना, ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल अल्ट्रेशन मानी जाती हैं। मटेरियली अल्टर्ड चेक में बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। अब मान लीजिए आपके पास मटेरियल अल्टर्ड चेक आता है तो उसे नल एंड वाइड मानिए और पेमेंट मत करिए। फ्रॉम द एफोरसेड इट इज़ क्लियर दैट अ बैंकर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल whenever there is a material alteration in the check presented for payment। तो ऊपर जो बातें कहेंगे उससे क्लियर होता है कि बैंकर को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई चेक आपके पास आता है और अगर उसमें मटेरियल अल्ट्रेशन है तो बहुत सावधानी से उसको जो है जांचिए, परखिए, तभी पेमेंट करिए, वरना जिम्मेदारी आपके एंड पर आ जाती है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट एनी मटेरियल अल्ट्रेशन इज मेड विद द कंसेंट और अथॉरिटी ऑफ ड्रावर एंड इज कन्फर्म्ड बाई हिज आर अर सिग्नेचर। अब मान लो कोई चेक आपके पास आया है जिसमें आपको मटेरियल अल्ट्रेशन दिख रहा है, तो उसको आप जो है चेक करवा लीजिए कि क्या ड्रावर की कंसेंट से है, क्या ड्रावर ने, जिसने चेक लिखा था, जिसने चेक बनाया था, उस व्यक्ति का कंसेंट है, उसकी राजीनामा है। और अगर राजीनामा है तो उससे दोबारा सिग्नेचर उस पर करवा लीजिए। जहाँ पर मान लीजिए उसने नाम चेंज किया है, उसने पुराना नाम काटा, नया नाम लिखा, तो वहाँ पर उससे सिग्नेचर करवा लीजिए उस व्यक्ति से जिसने चेक लिखा था। क्लियर हो गई बात? अगर वो कंफर्म करता है, अपने सिग्नेचर कर देता है, नाउ ये आपका मटेरियल अल्ट्रेशन से बाहर चला गया। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं रह गई क्योंकि आपने जो मटेरियल अल्ट्रेशन था उसको नोटिस किया और उसको जो है क्लेरिफाई करवा लिया अपने कस्टमर से, ड्रावर से। कौन कौन सी चीज़ों को हम मटेरियल अल्ट्रेशन मानते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अल्ट्रेशन इन द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आप डेट में चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से या तो पेमेंट जल्दी होने वाली होगी या डिले होगी पेमेंट, दोनों केसेस में, है ना, यानी डेट आगे या पीछे कर दी गई, तो उसे भी हम मटेरियल अल्ट्रेशन मानेंगे। नेम ऑफ द पेई यानी बेनिफिशियरी, जिसको पैसे मिलने हैं उसके नाम में बदलाव कर दिया आपने, तो उसे मटेरियल अल्ट्रेशन मानेंगे। जो अमाउंट आपने लिखा था उसमें अल्ट्रेशन कर दिया गया, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रॉडलेंट अल्ट्रेशन होता है। ज़्यादातर चेक में जो चेंज किए जाते हैं वो अमाउंट में ही चेंजेज, वो खेला जो है अमाउंट में ही किया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन फ्रॉड है। अल्ट्रेशन इन एन ऑर्डर चेक टू बी बियरर चेक, आपने जो है इसको क्रॉस कर रखा है, चेक को क्रॉस कर रखा है
उसको हटाया, क्रॉसिंग हटाई और बियरर चेक में बदल दिया, या ऑर्डर किसी के नाम पर था उसको बियरर कर दिया कि जो ही ले करके चला जाए वही पेमेंट पा ले। तो ये सारी चीज़ें आपका मटेरियल अल्ट्रेशन में आती हैं फ्रेंड्स। ओके, अब अगर मान लीजिए मटेरियल अल्ट्रेशन अपेरेंट नहीं है तो उस केस में बैंकर्स की क्या जिम्मेदारी होगी। सो व्हाट इज द लॉ? लॉ क्या कहता है? सेक्शन 89 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील विद द केसेस वेयर पेमेंट इज मेड बाय बैंक ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज फॉर्ज्ड बाय अल्ट्रेशन व्हिच आर नॉट अपेरेंट। तो आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट आया है, कोई चेक आया हुआ है, प्रोमिनरी नोट आया है, बिल ऑफ एक्सचेंज आया है, और उस इंस्ट्रूमेंट में अल्ट्रेशन कर दी गई, उसको फॉर्ज किया गया है, ठीक है, लेकिन वो अपियरेंट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है हमको, बिना चश्मे लगाए हुए आंखों से दिख नहीं रहा है, ऐसे नेकेड आइज से कहते हैं, वो दिख नहीं रहा है, तो उसमें प्रोटेक्शन आपको सेक्शन 89 के तहत मिलती है। तो इन टर्म्स ऑफ अमेंडेड सेक्शन 89, तो अगर सेक्शन 89 की हम यहाँ पर बात करें, व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज आर चेक, देखिए ये सभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो जब भी कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो है जिसमें मटेरियली अल्ट्रेशन हुआ है बट डज नॉट अपेयर टू हैव बीन, लेकिन आपको लगता नहीं, आपको अपेयर नहीं हो रहा है कि इसमें चेंजेस किए गए हैं, इसमें अल्ट्रेशन की गई है। वेयर अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट व्हिच डज नॉट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन अपेयर टू बी क्रॉस्ड, ठीक है, जब आपको चेक प्रेजेंट किया गया है पेमेंट के लिए, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको क्रॉस किया गया था, एंड टू हैव हैड अ क्रॉसिंग व्हिच हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, मतलब कहने का जो क्रॉसिंग थी उसको मिटा दिया गया है। पेमेंट देयर ऑफ बाई अ पर्सन और बैंकर लाइबल टू पे, ठीक है, और पेमेंट इसकी किसके द्वारा की जानी? किसी पर्सन के द्वारा। पर्सन कब करेगा? जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, और बैंकर कब करेगा? जब वो चेक हो, ठीक है। द पेइंग द सेम अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट टेनर, लेकिन अगर आपने पेमेंट अपेरेंट टेनर के हिसाब से कर दी, आपने चेक को, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को, आपने प्रोमिसरी नोट को देखा और देखने पर उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है और आप इसे अपेरेंट टेनर कहते हैं, अगर आप उसमें पेमेंट कर देते हैं, देयर ऑफ एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अदरवाइज इन ड्यू कोर्स, या हो सकता है उसी समय पेमेंट कर दें या ड्यू कोर्स में आप पेमेंट करते हैं। सेल, इससे क्या होता है? डिस्चार्ज सच पर्सन और बैंकर फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारियां, बैंकर की या उस व्यक्ति की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। ऑन सच पेमेंट शैल नॉट बी क्वेश्चन बाय रीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीइंग अल्टर्ड आर द चेक क्रॉस्ड, और इसको किसी जगह पर कहीं क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि आपने जो चेक क्रॉस्ड था वो अनक्रॉस्ड किया गया, आपने पेमेंट क्यों कर दी, या चेक को अल्टर कर दिया गया फिर भी आपने पेमेंट कर दी, इसका क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। कब नहीं उठाया जाएगा? तो जब जो है आपने अपेरेंट टेनर किया, यानी आपको जो है देखने में ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में आपसे सवाल जवाब नहीं होगा। सरल सी भाषा में, पूरी लंबी सी कहानी का सीधा सा बात है। चेक आपके पास आया, आपने उसको देखा, ठीक से आपके हिसाब से कोई चेंजेज नहीं है, कोई डाउट नहीं बन रहा है, आपने पेमेंट कर दी, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है। ओके, अब वेयर चेक इज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक, है ना, देखिए एक फिजिकल चेक आया, फिजिकल चेक को स्कैन किया गया, उसको ट्रंकेटिंग कहा जाता है। अब ये ट्रंकेटेड चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनी, वो दूसरी जगह भेजी जाती है। तो वेयर द चेक इज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक, एनी डिफरेंस इन अपेरेंट टेनर ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक इमेज एंड ट्रंकेटेड चेक। देखिए अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज दूसरे के पास पहुंची हुई है, राइट, या फिर आप ही के पास में, आपने ये चेक है मान लीजिए इसमें, ठीक है, चेक को आपने स्कैन किया, उसकी ट्रंकेट किया और इलेक्ट्रॉनिक इमेज बन गई। अब जो चेक है आपके पास मौजूद, ट्रंकेट करने वाला चेक और प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि एनी डिफरेंस इन अपेरेंट टेनर ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक इमेज एंड ट्रंकेटेड चेक शैल बी मटेरियल अल्ट्रेशन। अब अगर जो चेक आपने ट्रंकेट किया है और जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनी है उसमें अगर कोई चेंजेज हैं, है ना, कोई डिफरेंस है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है, तो इसे मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा। ओके, यानी कि समझिए इस बात का खेल जो है, यहाँ पर आपने 1 लाख लिखा हुआ है चेक में, जो ओरिजिनल चेक आपने पास किया है, ठीक है, इसको ट्रंकेट किया गया, चेंज किया गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनी वहाँ पर 10 लाख रुपए दिखाने लगा। 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक इमेज में 10 लाख है, जिस चेक को आप ट्रंकेट कर रहे हो उसमें 1 लाख है, तो इसे फ्रेंड्स मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द बैंक आर क्लियरिंग हाउस एज द केस में भी। अब ये बैंक की जिम्मेदारी होगी या क्लियरिंग हाउस की जिम्मेदारी होगी टू इंश्योर द एग्जैक्टनेस ऑफ अपेरेंट टेनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक व्हाइल ट्रंकेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग द इमेज। बैंक की या क्लियरिंग हाउस की जिम्मेदारी होगी कि वो क्लियर ये चीज़ देखे कि जो अपेरेंट टेनर, मतलब जैसा उसे लग रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है उसमें, और जो चेक आपने ट्रंकेट किया है उसमें
एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तभी आप उसको ट्रांसमिट करिए दूसरी जगह पर। कहने मतलब ये जिम्मेदारी कहाँ पर आई, जिस जगह पर आपने चेक सबमिट किया, मान लीजिए ए ब्रांच में आपने सबमिट किया और ए ब्रांच ने जो है चेक को स्कैन किया, उसको ट्रंकेट किया और इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाई। अब ए ब्रांच की ही जिम्मेदारी ये हो जाती है कि वो ये जो चेक आपने दिया है और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनी है, दोनों की एग्जैक्टनेस यानी सिमिलरिटी को चेक कर ले, ये जिम्मेदारी ए बैंक की हो जाती है। एनी बैंक आर क्लियरिंग हाउस विच रिसीव्स अ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिक इमेज। अब क्या हुआ कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाई उसको ट्रांसमिट कर दिया, दूसरी जगह क्लियरिंग हाउस में चला गया पैसे क्लियर होने के लिए। विच रिसीव अ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिक, अब आपके पास तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज आई हुई है, आपके पास ओरिजिनल चेक नहीं है, समझिए, आपको ट्रांसमिट किया गया। जैसे ए ब्रांच ने अपने क्लियरिंग हाउस में भेज दिया, तो क्लियरिंग हाउस में सिर्फ इमेज ही जा रही है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जा रही है, चेक ओरिजिनल आप ही के पास रखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, एनी बैंक आर क्लियरिंग हाउस विच रिसीव ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक शैल वेरीफाई फ्रॉम पार्टी। अब देखिए आपको भी वेरीफाई करना है, कहाँ से वेरीफाई करेंगे, पार्टी हु ट्रांसमिटेड द इमेज टू इट। जिसने ए बैंक ने अगर आपको, ए ब्रांच ने आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजी है, तो अब आप ए ब्रांच से जो है कंफर्म करेंगे कि जो इमेज आई हुई है दैट द इमेज सो ट्रांसमिटेड टू इट एंड रिसीव्ड बाई इट, जो आपने इमेज ट्रांसफ़र की है और जो इमेज इन्हें रिसीव हुई है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए लिख करके ट्रांसमिट किया है और जो इमेज वहाँ पहुँचती वहाँ 10 लाख रुपए दिखा रहा हो, बीच में जो है हैकर्स वगैरह ने कुछ ऐसा कर लिया है, तो इसको भी चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है। ओके, फ्रॉम सेक्शन 89 इट इज़ डिसर्नेबल, यानी इट इज़ क्लियर दैट फॉर एन अल्टर्ड चेक टू बी ट्रीटेड एज वाइड एरनोस एंड फ्रॉडुलेंट अल्ट्रेशन मेड देयर ऑन शुड बी विजिबल टू नेकेड आई। तो बोल रहे हैं कि सेक्शन 89 के हिसाब से किसी चेक को या किसी चेक में अल्ट्रेशन हुआ है और उस अल्टर्ड चेक को आप वाइड या एरनोस या फ्रॉडुलेंट अगर मानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका जो अल्ट्रेशन है वो नेकेड आई से, नंगी आंखों से दिखना चाहिए। ठीक है, अब कुछ केसेस हैं कोर्ट कचहरी के, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि केस क्या था और क्या कहा गया है कोर्ट के द्वारा, बट बिफोर दैट लेट्स सी इट अगेन। ओके, तो यहाँ हम मटेरियल अल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल अल्ट्रेशन जो इंस्ट्रूमेंट में सब्सटेंशियल चेंजेस कर दे या जो पार्टियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी लाइबिलिटी में चेंजेस कर दे। ठीक है, अब भले ही वो अल्ट्रेशन पेई के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान का सौदा है वो अलग बात है, बट अगर अल्ट्रेशन की वजह से लाइबिलिटी चेंज हो रही है, इंस्ट्रूमेंट में सब्सटेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाता है। अगर बिजनेस के लिए कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई चेक या जो है इशू किया गया और उसमें जो अल्ट्रेशन किया गया उसका बिजनेस इफेक्ट पर प्रभाव पड़े, उसके बिजनेस इफेक्ट को अल्टर कर दे, तो उसे भी मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा। जो डेट है उसको चेंज करना, जो अमाउंट लिखी है उसको चेंज करना, प्लेस ऑफ पेमेंट को चेंज करना। अब ये हो सकता है चेक में मायने ना रखे लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में और आपका प्रोमिसरी नोट वगैरह में मायने रख सकता है। नेम ऑफ द पार्टीज, ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल अल्ट्रेशन का पार्ट आती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है मुद्दा हो सकता है किस केस में, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है प्रोमिसरी नोट वगैरह में रेट ऑफ एक्सचेंज भी मटेरियल अल्ट्रेशन में आते हैं। मटेरियल अल्टर्ड जो चेक होता है उसे नल एंड वाइड माना जाता है, यानी उसको पेमेंट नहीं किया जाता है। अब इसमें बैंकर्स को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर किसी भी चेक में मटेरियल अल्ट्रेशन है तो उसमें सावधानी से चेकिंग करिए। अगर आपको लगता है तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दीजिए, या आपको मटेरियल अल्ट्रेशन लगा तो उसके लिए आप जो है जो ड्रावर है जिसने चेक लिखा है, जो जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है ए, ठीक है, उसको आपने एक चेक बुक इशू करी, ठीक है, आपने चेक बुक उसमें से उसने एक चेक उठाया और उस पर अपने सिग्नेचर करके आपको दे दिए, तो ए जो है फ्रेंड्स वही आपका ड्रावर कहलाता है। ओके, कौन कहलाएगा, ए, ड्रावर ए कहलाएगा, ए ड्रावर कहलाएगा। जो बैंक पेमेंट करेगा उसे ड्रावी कहते हैं, और जिस व्यक्ति को मान लो ये पेमेंट राम को मिलनी है तो राम को पेई कहा जाता है। ये क्लियर रखिए, एकदम कन्फ्यूजन मत पालिए। ओके, तो ड्रावर से आप कंफर्म करवा लीजिए, चूंकि ए ने ही चेक साइन किया है, ए ने ही चेक लिखा है, तो ए से ही साइन करवा लीजिए कि सर आप इस पर दोबारा सिग्नेचर करिए कि क्या आप जो है राजी हैं इस मटेरियल अल्ट्रेशन से। कई बार ऐसा होता है कि हम डेट गलत डाल देते हैं या कई बार हम नाम गलत डाल देते हैं, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं, अलाउ है, बशर्ते कि आप अपने सिग्नेचर से उसको वेरीफाई कर दीजिए, इट इज़ अलाउड। ओके, किन किन चीज़ों को मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाता है, तो अगर डेट को चेंज किया गया है तो मटेरियल अल्ट्रेशन है। जो बेनिफिशियरी है जिसको पैसे मिलने हैं उसका नाम चेंज किया गया है तो उसे मटेरियल अल्ट्रेशन मानेंगे। फ्रॉड, और उसके बाद में अमाउंट में चेंजेज, सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रेशन होता है फ्रॉड जो है अमाउंट का ही होता है, पैसे बदले जाते हैं, 1 लाख का 10 लाख, 1 करोड़ का 10 करोड़, ऐसे करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में आपने जो है ऑर्डर चेक को बियरर चेक कर दिया है, क्रॉस्ड चेक को नॉर्मल चेक में बदल दिया, ये सारी चीज़ें मटेरियल अल्ट्रेशन का पार्ट होती हैं। जहाँ मटेरियल अल्ट्रेशन विजुअल
पॉसिबल नहीं। उसके लिए लॉ क्या है, सेक्शन 89 ऐसी चीज़ों के बारे में डील करता है कि अगर आपके जो चेक है वो अल्टर किया गया है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है तो उस केस में क्या करना होता है। सेक्शन 89 कहता है कि अगर आपके पास प्रॉमिनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक आपके पास आता है, उसमें मटेरियल अल्ट्रेशन किया गया है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आपने सब कुछ सही रहते हुए अगर आपने पेमेंट कर दी है ड्यू कोर्स में, तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है, क्योंकि जो एरर है, जो अल्ट्रेशन है, वो आपको जो है नेकेड आई से दिखना चाहिए। उसके बाद में फिर आता है ट्रंकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज की बात। तो अगर किसी चेक को ट्रंकेट किया गया और उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाई गई है तो आपको इंश्योर करना होगा कि जो चेक आपके पास में फिजिकली मौजूद है, जिसे ट्रंकेट किया है, और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज आई हुई है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। उसके बाद में आप क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है उसको दूसरे के पास में सेंड कर देते हैं, क्लियरिंग हाउस में या दूसरे बैंक में सेंड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो पार्टी है दूसरे बैंक में या दूसरे क्लियरिंग हाउस में, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस पार्टी से कंफर्म करे कि जो इमेज तुमने मुझे भेजी है और जो इमेज मतलब मेरे पास जो रिसीव हुई है और जो तुमने भेजी है, क्या ये दोनों सेम हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर सेक्शन 89 कहता है कि अगर कोई जो है चेक में अल्ट्रेशन हुई है और वो आपको नेकेड आई से विजिबल है ना है, तो उसे आप वाइड एररनोस या फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर आपको नेकेड आई से नंगी आंखों से यदि आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ इसमें अल्ट्रेशन किया गया है, तो ऐसे चेक को आप वाइड एररनोस या फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दे सकते हैं और आप पेमेंट ना करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कुछ केसेस देखते हैं, कोर्ट के डिसीजन जहाँ पर आए हैं। पहला केस है बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी केस। ठीक है, द रिस्पॉन्डेंट फर्म हैज ए अकाउंट विद द अपीलेंट बैंक, यानी बैंक ने अपील की थी, बैंक ने कोर्ट में केस किया था। तो रिस्पॉन्डेंट फर्म यानी कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी का बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास एक अकाउंट था, एक चेक 6500 रुपये का। ठीक है, अ चेक ऑफ 6500 ड्रॉन बाई फर्म वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड पेड बाई बैंक बाई डेबिटिंग द फर्म अकाउंट। 6500 रुपये का एक चेक जो है फर्म ने प्रेजेंट किया, बैंक ने उसका अकाउंट डेबिट किया और पैसे दे दिए। ऑन चेकिंग देयर स्टेटमेंट द फर्म ऑब्जेक्टेड टू प्रेजेंट पेमेंट स्टेटिंग दैट अमाउंट हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड। जब अकाउंट फर्म ने अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि हम ये आपने गलत डेबिट कर दिया है। ठीक है, फिर बैंक हैड वेरीफाइड प्राइमा फेसिया ऑल द डिटेल्स ऑफ चेक एंड सिग्नेचर्स बिफोर पासिंग द चेक ऑफ द पेमेंट। लेकिन बैंक ने प्राइमा फेसिया मतलब प्रथम दृष्टया हर चीज़ को चेक किया था, चेक पे सिग्नेचर सही थे, डिटेल सही थी और तब पेमेंट करी थी। हाउएवर ऑन एग्जामिनेशन ऑफ चेक अंडर अल्ट्रा वायलेट लैम्प, अब चेक को अल्ट्रा वायलेट लैम्प के नीचे रखा गया। इट बिकम क्लियर दैट चेक हैड बीन अल्टर्ड एज रिगार्ड द डेट एंड नेम ऑफ पे एंड अमाउंट। भैया अल्ट्रा वायलेट लैम्प के नीचे रखने पर पता चला कि डेट भी बदली गई है, पेई का नाम और अमाउंट सब बदला जा चुका है। तो ऐसे में अब बैंक तो जिम्मेदार, आपको लग रहा होगा ना बैंक जिम्मेदार हो गया। वाइल द ट्रायल कोर्ट, अब क्या हुआ, छोटे से कोर्ट में केस गया डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या किसी में, हैड हेल्ड द बैंक लाइबल, उसने बैंक को जिम्मेदार ठहरा दिया फॉर नेग्लिजेंस फॉर नॉट हैविंग चेक द चेक डिटेल्स अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट। मतलब उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट थी उसने कहा कि बैंक की जिम्मेदारी है, आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट या अल्ट्रा वायलेट लैम्प प्रोवाइड किए गए, आपको उसको चेक करना चाहिए पास करने से पहले। बैंक जो है आगे बढ़ा और उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अंडर सेक्शन 31 ऑफ द सेक्शन 31 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बैंक वाज ऑब्लाइज टू ऑनर द सेड चेक इफ चेक वाज अदरवाइज इन ऑर्डर एंड दैट इट्स पेमेंट इज डन इन ड्यू कोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 31 कहता है कि बैंक को चेक को ऑनर करना होता है अगर चेक जो है ऑर्डर में है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और पेमेंट अगर ड्यू कोर्स में हो रही तो बैंक को उसे ऑब्लाइज करना पड़ेगा, बैंक डिनाई नहीं कर सकता है। इन द फैक्ट्स ऑफ द केस देयर वाज नो ओकेशन ऑफ डाउट फॉर द जेन्युइननेस ऑफ चेक फ्रॉम अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और बैंक को किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बना कि ये चेक जेन्युइन नहीं है, क्योंकि अपेरेंट टेनर के हिसाब से आंखों से देखने पर, नंगी आंखों से देखने पर आपको कहीं कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट वाज मेड इन गुड फेथ एंड देयरफॉर बैंक कुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द नेग्लिजेंस जस्ट बिकॉज चेक वाज नॉट एग्जामिन्ड अंडर अल्ट्रा वायलेट लैम्प बिफोर पेमेंट। तो ऐसे में जो पेमेंट की गई है गुड फेथ में की गई है, बैंक को यहाँ पर हम गिल्टी नहीं ठहरा सकते कि केवल उसने अल्ट्रा वायलेट लैम्प के नीचे नहीं चेक किया इसलिए बैंक जिम्मेदार होगा, ये सही नहीं होगा। अपेरेंट टेनर जो शब्द है थोड़ा सा ध्यान दें, यानी अगर आपको नेकेड आई से अल्ट्रेशन नहीं नज़र आता है तो आप जिम्मेदार नहीं हुए। इस केस का समरी यही है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। इन केस ऑफ तंजौर पेमेंट बैंक वर्सेस SR
रामाचारी। आर वाज ए बैंक कस्टमर हु रिक्वेस्टेड द बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 16,000। आर एक बैंक के कस्टमर थे, यानी यही तंजौर पेमेंट बैंक के, और उन्होंने 16,000 रुपये की ओडी की डिमांड की, ओवरड्राफ्ट के लिए कहा। व्हाइल सैंक्शनिंग द ओवरड्राफ्ट मैनेजर आस्क्ड आर टू सेंड 3 ब्लैंक साइंड चेक फॉर ऑफ विच वन वाज यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ 16,000। तो जब जो है खाता खोला गया और ओडी सैंक्शन की गई तो मैनेजर ने आर से कहा कि तुम मुझे 3 ब्लैंक साइंड चेक दे दो। जनरली ये प्रैक्टिस है, जब भी हम होम लोन देते हैं तो हम भी 10-12 साइन करवा लेते हैं। अब 3 सिग्नेचर करवा करके चेक उसने अपने पास ले लिए, उनमें से सिर्फ एक को यूटिलाइज किया गया 16,000 रुपये की, वो ओडी की पेमेंट करने के पर्पज से। देयर वर द अदर 2 वर एलिगली फाइल्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक of 7600 and 4200 and cashed using the name of 2 clerk as payee। बाकी जो 2 चेक थे, 3 चेक आए थे, एक चेक तो 16,000 की पेमेंट में काम आ गया। बैंक के अकाउंटेंट ने क्या किया, 2 चेक जो थे उनको भरा, एक में 7600 रुपये, एक में 4200 रुपये, और 2 बैंक के जो अदर क्लर्क थे उनको उनके नाम पर उसने उनको कैश करवा लिया। पेई मतलब बाकी बैंक के जो क्लर्क थे 2 उनको पेमेंट मिल गई। द मेन पॉइंट ऑफ दिस केस वाज दैट in both the cashed check there were material alteration that were apparently and visible but the bank paid the check। अब यहाँ गड़बड़ क्या हुई कि जो दोनों चेक कैश करवाए गए तो उसमें जो है अल्ट्रेशन दिख रहा था, अपेरेंट एंड विजिबल था, आंखों से दिख रहा था कि हाँ यहाँ पेई का नाम बदला गया है, क्योंकि भाई बदला ही गया है ना, उसने तो जो चेक भरा होगा जो या फिर जो भी है या फिर ब्लैंक चेक था उसमें अल्टर किया गया है, ठीक है। तो जो अल्ट्रेशन है वो अपेरेंट है और विजिबल है। बैंक डिमांडेड द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन ओडी एंड ऑन हिज रिफ्यूजल स्टेटिंग दैट ही हैड नॉट विड्रॉन द अमाउंट सूड हिम फॉर रिकवरी, ठीक है। बैंक ने क्या किया, जो डेबिट बैलेंस यानी कि 16,000 तो निकले ही थे, 7600 और 4200 और निकल गए, तो जो ओडी थी वो ओवर ड्राफ्ट तो ऑलरेडी ओवर था और ओवर ड्राफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है इसको आप भरिए। उसने मना कर दिया कि मैंने तो निकाला ही नहीं, कस्टमर ने, आर ने, रामाचारी ने मना कर दिया कि मैंने निकाले नहीं। तो रिकवरी के लिए बैंक ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द मटेरियल अल्ट्रेशन ऑन बोथ द चेक वर विजिबल, दोनों चेकों में जो मटेरियल अल्ट्रेशन था वो दिखाई दे रहा था, सिंस दे वर नॉट ऑथेंटिकेटेड बाई ड्रावर्स इनिशियल सिग्नेचर, क्योंकि उन्हें जो मटेरियल अल्ट्रेशन किया गया था, जो चेंजेस किए गए थे, उनको ड्रावर ने अपने सिग्नेचर से, अपने इनिशियल से ऑथेंटिकेट नहीं किया था। द पेमेंट मेड बाय द बैंक वाज नॉट अकॉर्डिंग टू अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे में जो बैंक ने पेमेंट की है वो अपेरेंट टेनर के हिसाब से नहीं है। एज सच द बैंक कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 89 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ऐसे में सेक्शन 89 आपको बचाता नहीं, क्योंकि अपेरेंट टेनर के हिसाब से जो मटेरियल अल्ट्रेशन है वो दिखना नहीं चाहिए। यहाँ दिख रहा है इसलिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ बैंक को जिम्मेदारी जो है दे दी गई कि आप इसके पैसे लौटाओ, भरोगे, ठीक है। समझ गए बात आप मेरे ख्याल से। इन केस ऑफ बरेली बैंक लिमिटेड वर्सेस नवल किशोर, भाई बरेली बैंक लिमिटेड और नवल किशोर के बीच झगड़ा हुआ। केस क्या था देखिए, 19,900 जो है कस्टमर ने जमा किए जब अपना अकाउंट खोला बरेली बैंक लिमिटेड में। 1,900 रुपये उसने डिपॉजिट किए, 19,900 रुपये डिपॉजिट किए बैंक नवल किशोर ने जब उसने बरेली बैंक लिमिटेड के साथ अपना अकाउंट खोला। अकाउंट खोलते समय एन को एक चेकबुक इशू करी गई जिसमें 25 जो है चेक थे, 25 चेक वाली एक चेकबुक उसी समय इशू कर दी गई। 17 महीने बीत गए अकाउंट ओपन होने के, फिर एन ने एक चेक जो है पहली बार इशू किया 5,900 का। 17 महीने बाद उसने जो है नवल किशोर ने एक पहला चेक 5,900 रुपये का इशू किया और वो डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक ने कहा कि तुम्हारे खाते में बैलेंस नहीं है। इट केम टू लाइट ऑन इंक्वायरी बाई एन, नवल किशोर ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि 11 महीने पहले 3 चेक जो है जिनकी टोटल वैल्यू 19,500 थी उनको पेड किया गया था बैंक के द्वारा। बैंक ने 19,500 रुपये पे कर दिए थे। अब सोचिए, नवल किशोर ने पहली बार जो है चेक इशू किया है, 25 जो है चेकबुक में 25 लीफ थी, उसमें से 24 अभी भी बची हुई। आप समझिए अब यहाँ पर बैंक किसकी गलती होगी, भाई सीधी सी बात है। अगर उसने पहली बार चेक काटा है और चेक गायब नहीं है तो बैंक ही जिम्मेदार हुआ, ओके। तो बैंक ने 19,500 रुपये पे कर दिए। इसका असर ये हुआ कि जो उसका बैलेंस था उसके खाते में 437 रुपये थे, इसलिए एन ने मतलब उनको पेमेंट नहीं मिली नवल किशोर को। एन ने मना किया कि उसने ऐसा कोई चेक जो है इशू ही नहीं किया और उसने बैंक के ऊपर केस कर दिया। एट द एविडेंस स्टेज इट केम टू लाइट दैट द 3 चेक्स यूज टू विड्रॉ द अमाउंट वर नॉट फ्रॉम द चेकबुक इशूड टू एन। जो 3 चेक जो है पैसे विड्रॉ करने के लिए यूज किए गए थे वो एन की चेकबुक से ही नहीं थे। आप समझिए,
बट वर फ्रॉम डिफरेंट चेकबुक, कोई दूसरी ही चेकबुक से जो है वो चेक आए हुए थे। बैंक वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, ठीक है, बैंक जो है सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था, तो उसने आर्ग्यू किया कि जो चेक हैं वो अपीयर होते हैं कि उसको नवल किशोर ने ही साइन किया है। मतलब समझे आप, भले ही ये चेकबुक नंबर 1 है, अब क्या हुआ, किसी ने क्या किया, नवल किशोर की ही दूसरी चेकबुक इशू करवा ली। इस चेकबुक से तो पैसे नहीं निकाले गए, लेकिन इस चेकबुक से पैसे निकाले गए। और तो बैंक ने ये कहा कि भाई जो ये चेक आया था हमारे पास 19,500 रुपये की पेमेंट के लिए, उसमें नवल किशोर के ही सिग्नेचर हैं, ऐसा हमें अपीयर होता है। बैंक ने ये आर्गूमेंट दिया। हाउएवर कोर्ट कंक्लूडेड दैट द सिग्नेचर ऑफ एन यानी नवल किशोर ऑन द चेक वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनस रेगुलर सिग्नेचर। लेकिन जब ये चेक किया गया तो पता चला कि जो 19,500 रुपये के 3 चेक आए थे उन पे जो सिग्नेचर है वो नवल किशोर के रेगुलर सिग्नेचर से बिल्कुल अलग हैं। तो भैया गलती पे गलती बैंक करता जा रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा। एविडेंस आल्सो रिवील्ड दैट बैंक इनसाइडर्स वर इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। अब ये पता चला कि बैंक के इनसाइडर इसमें इन्वॉल्व थे, बैंक के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो लेजर पेज था नवल किशोर के अकाउंट का उसमें इरेजर वगैरह यूज किया गया था, स्कोरिंग की गई थी, और जो है एन के सिग्नेचर भी मिसिंग थे चेकबुक इशू रजिस्टर से। समझ रहे हैं आप, मैंने कहा नहीं कि दूसरी चेकबुक इशू करवा दी गई। तो जो चेकबुक इशू करने का रजिस्टर होता है उसमें दूसरी वाली चेकबुक पे नवल किशोर का सिग्नेचर है नहीं और चेकबुक इशू हो चुकी है। उसके बाद में जो उनका लेजर जर्नल का पेज है उसमें भी जो है इरेजर वगैरह यूज करके नंबर्स और फिगर्स के साथ खेल किया गया था। कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बैंक्स कंटेंशन एंड आस्क्ड द बैंक वाज आस्क्ड टू मेक गुड द लॉस। तो मतलब कोर्ट ने बैंक की बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बैंक से कहा गया कि भैया भरो, जो भी लॉस इस बंदे को हुआ है उसको भरो। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ रहे होंगे। देखिए आपको ये चीज़, चूँकि हम लोग बैंक में काम करते हैं और कई बार चेक से हमें खेलना ही रहता है, कई बार क्या जनरली हम खेलते ही रहते हैं, और डर भी लगा रहता है कि साला अगर फ्रॉड हो गया 2-2 लाख रुपए के चेक हैं हम परेशान हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप इन केसेस को देखें तो एक बात समझ में आती है। जो पहला वाला केस था, देखिए पहला वाला जो केस था उसमें ट्रायल कोर्ट ने भले ही बैंक को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ करके ये कहा कि अगर अपेरेंट टेनर के हिसाब से है तो इसमें बैंक की जिम्मेदारी नहीं कि अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे नहीं चेक किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखें तो प्रोटेक्शन मिली हुई होती है, बशर्ते कि हमारे इंटेंशन, हमारे इरादे, हमारी एंड से गलती ना हुई हो। ओके, तो हम कुछ कोर्ट डिसीजंस की बात कर रहे हैं चेक के केस में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसमें क्या था कि बैंक ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी का एक अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास था। 6500 रुपये का एक चेक प्रेजेंट किया गया जिसको बैंक ने पे कर दिया फर्म का अकाउंट डेबिट करके। फर्म ने अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया और उसके बाद कहा कि आपने गलत डेबिट किया हुआ है। बैंक ने जब पेमेंट की थी तो प्रथम नज़र से, मतलब प्रथम दृष्टया उसने चेक किया था कि हाँ जो है चेक है और जो सिग्नेचर है उसकी सारी डिटेल्स वगैरह सही है। लेकिन जब कायदे से एग्जामिनेशन किया गया, उस चेक को अल्ट्रावायलेट लैंप के नीचे, अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखा गया, तो ये क्लियर हुआ कि हाँ इसमें अल्ट्रेशन हुआ, डेट, नेम और अमाउंट सब चेंज हो गए हैं। फिर कोर्ट में केस गया, ट्रायल कोर्ट ने बैंक को जिम्मेदार ठहराया कि तुम्हें जो है ध्यान रखना चाहिए था, अल्ट्रावायलेट लैंप के नीचे रख देते, 1 मिनट ही तो लगता, क्या दिक्कत थी। फिर केस आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 31 कहता है कि अगर जो है अपेरेंट टेनर के हिसाब से है तो बैंक को चेक को ऑनर करना होता है, ठीक है, और बैंक को ड्यू कोर्स में पेमेंट करनी होती है, आप डिनाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में चूँकि जो चेक था वो अपेरेंट टेनर के हिसाब से किसी तरीके का कोई डाउट नहीं बन रहा था, जेन्युइननेस में, चेक की जेन्युइननेस में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं बन रहा था, तो ऐसे में जो है बैंक ने पेमेंट सही करी हुई है। तो बैंक ने गुड फेथ में पेमेंट की है, इसलिए बैंक को गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता कि केवल तुमने जो है उसको अल्ट्रावायलेट लैंप या लाइट के नीचे नहीं चेक किया, इस नेग्लिजेंस के लिए बैंक को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सो अपेरेंट टेनर के हिसाब से अगर नेकेड आई से चीज़ें गलत नहीं लग रही हैं तो आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। दूसरा केस आता है तंजौर पेमेंट बैंक वर्सेस SR रंगाचारी का, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, रंगाचारी का जो है एक बैंक अकाउंट जो है ओवरड्राफ्ट का बैंक अकाउंट उन्होंने ओपन करने के लिए 16,000 का ओवरड्राफ्ट करने के लिए तंजौर पेमेंट बैंक से कहा, ठीक है। जब ओवरड्राफ्ट का अकाउंट सैंक्शन हो रहा तो उस समय मैनेजर ने कहा कि तुम मुझे 3 ब्लैंक जो है साइंड चेक दे दो, सिग्नेचर कर दो लेकिन 3 ब्लैंक चेक दे दो, जिनमें से एक को यूटिलाइज किया गया 16,000 की पेमेंट करने के लिए, बाकी 2 जो थे वो उसी ब्रांच के अकाउंटेंट द्वारा साइन किए, मतलब उसी ब्रांच के अकाउंटेंट द्वारा 7600 रुपये और 4200 रुपये भर करके 2 क्लर्क के नाम पर उसको पेई बनाया और उनसे पेमेंट निकलवा ली, ठीक है। अब जब दोनों जो चेक थे यहाँ पर उनमें अल्ट्रेशन हुआ था और वो अल्ट्रेशन अपीयरेंट और विजिबल था,
लेकिन फिर भी बैंक ने यहाँ पर चेक पे कर दिया था। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये फंसा। बैंक ने जो है उससे कहा कि ये तुम्हारे खाते में जो है पैसा आउटस्टैंड कर रहा है, डेबिट बैलेंस रह रहा है, क्योंकि ये 16,000 तो जा ही चुका था, 7600 और 4200 इतना आउटस्टैंड कर रहा है, तो ऐसा करो इसको जो है भरो। तो उसने मना कर दिया कि मैंने तो पैसे निकाले ही नहीं हैं। तो बैंक ने उसके ऊपर केस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूँकि मटेरियल अल्ट्रेशन दोनों के दोनों चेकों पर दिख रहा था और जो भी उसमें चेंजेस किए गए थे उसको जो है अथेंटिकेट नहीं किया गया था, ड्रावर के इनिशियल सिग्नेचर के द्वारा, रंगाचारी द्वारा नहीं अथेंटिकेट किया गया था, तो ऐसे में जो पेमेंट की गई है वो अपेरेंट टेनर के हिसाब से नहीं की गई है। तो ऐसे में बैंक को सेक्शन 89 के हिसाब से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, बैंक की गलती, बैंक को पैसे भरने पड़ेंगे। तीसरा केस है बरेली बैंक लिमिटेड वर्सेस नवल किशोर का। तो नवल किशोर ने बरेली बैंक लिमिटेड के साथ में एक अकाउंट खोला, उसमें 19,900 रुपये जमा कर दिए। जब चेकबुक इशू करी गई तो उसमेमें 25 चेक लीव्स के साथ में उसे चेक दे दिया गया। 17 महीने बाद पहली बार जो है नवल किशोर ने अपना एक चेक काटा 5,900 रुपीज़ का, ठीक है, लेकिन वो बैंक ने डिनाई कर दिया। जब नवल किशोर ने इंक्वायरी की तो पता चला 11 महीने पहले आपके खाते से 3 चेक जो है इशू करे, मतलब पेमेंट हुई है, जिनकी टोटल अमाउंट 19,500 रुपये है। खाते में आपके बैलेंस नहीं था, इसलिए मना कर दिया। नवल किशोर ने मना किया कि भाई मैंने चेक नहीं काटा है, और उसने बैंक के ऊपर केस कर दिया। जब एविडेंस स्टेज पर बात आई तो चेक करने पर पता चला कि जो तीनों चेक जो है जिनसे पैसे निकाले गए थे वो नवल किशोर की चेकबुक से थे ही नहीं, बल्कि किसी डिफरेंट चेकबुक से थे, ठीक है। बैंक इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं रहा। तो उसने ये कहा कि लेकिन सर भले ही चेकबुक दूसरी थी, लेकिन जो सिग्नेचर किए गए तो नवल किशोर के ही तो सिग्नेचर हैं। अब वहाँ फंसाया उन्होंने। तो कोर्ट ने कहा कि देखा कि जो सिग्नेचर नवल किशोर का उन चेकों पर हुआ है वो टोटली डिफरेंट है, नवल किशोर जैसा सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। एविडेंस में ये भी पता चला कि यहाँ बैंक के इंसाइडर इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो लेजर थी नवल किशोर के अकाउंट की, जो लेजर थी उसमें भी इरेजर वगैरह यूज करके उसमें नंबर्स की छेड़छाड़ हुई थी, और जो चेकबुक रजिस्टर में से जो चेक इशू हुआ था उसमें सिग्नेचर भी गायब था, ठीक है। कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया बैंक के आर्गूमेंट को कि भाई नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और बैंक को कहा गया कि तुम इसका लॉस भरोगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ आपको। 45 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था पंजाब नेशनल बैंक के एक कस्टमर के खाते में। कैसे हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, और क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सावधान रहें। होता क्या है, कुछ ब्रांचेज में प्रैक्टिस है कि अगर कस्टमर को अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज करवाना तो आपने एक रजिस्टर बनवा रखा है, उसी रजिस्टर में वो बंदा एक एप्लीकेशन लिखता है और आकर के एंट्री कर जाता है। आपको, चूँकि हम बिजी होते हैं, 4-6 दिन बाद जब आपको टाइम लगता है आप उठा करके वो रजिस्टर उठाते हैं और सारी जो है नंबर चेंज कर देते हैं। इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था उस व्यक्ति ने। देखिए, आपको भी पता होगा पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए आपको। एक आपको डेबिट कार्ड चाहिए और दूसरा आपको मोबाइल नंबर चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो किसी को भी जो है फ़कीर बनने में ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। आपको भी पता है नेट बैंकिंग तुरंत एक्टिवेट हो सकती है, रीसेट हो सकती है, सब कुछ हो जाएगा, ओके। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, ये जो है सरकारी टीचर थे, कोविड का टाइम है, ये कोविड के टाइम का काम है। तो ब्रांच के पास में बंदा गया, कोई दूसरा बंदा, उसने जो है एक एप्लीकेशन दिया, उल्टे सीधे सिग्नेचर कर दिया और उसमें रजिस्टर में कर दिया कि हाँ ये मोबाइल नंबर, ये अपना मोबाइल नंबर लगवा दिया उसने, वो भी फर्जी सिम का। अपना कोई क्यों लगवाएगा, ठीक, फर्जी सिम का। ब्रांच ने भी आनंद फानंद देखा नहीं, क्योंकि 100 रिक्वेस्टें हैं तो कौन देखता है। उन्होंने उठा करके मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। अब आपके मोबाइल नंबर की जगह दूसरे के मोबाइल नंबर पर OTP जानी शुरू हो गई, तो कस्टमर परेशान हुआ, राइट, दिक्कत हुई, पहली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, रजिस्टर वगैरह अगर आप मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली उन बैंकों में जहाँ पर मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड की वजह से अगर मतलब नेट बैंकिंग इनेबल हो सकती है तो भाई थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतिए मोबाइल नंबर चेंज करते समय। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, कई सारी चीज़ें बेस ब्रांच का कॉन्सेप्ट के साथ आती हैं। बेस ब्रांच क्यों आती हैं, इसीलिए आती हैं क्योंकि बेस ब्रांच के अलावा अदर प्लेसेस से आप जो है अगर कोई चीज़ करवा लेंगे तो उसमें कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम रहती है। पहले पीएनबी में डेबिट कार्ड कहीं से भी इशू हो जाता था, इसी फ्रॉड के बाद में डेबिट कार्ड जो है बेस ब्रांच से इशू होने फिर से शुरू हो गए। पहले बेस ब्रांच में होते थे, फिर बाद में ऑल इंडिया करवाना शुरू कर दिया। जैसे लोग बोलते हैं कि सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, अभी मेरी मुंबई में पोस्टिंग है, मुझे डेबिट कार्ड लेने लखनऊ आना पड़ेगा, तो ज़रा TDS था, इसलिए बैंक ने कहा कि चलो ठीक है मुंबई में इशू करवा लो। इसी बात का फ़ायदा उठा करके फ्रॉडस्टर ने क्या किया, उन्होंने पंजाब की किसी ब्रांच से उसी अकाउंट का डेबिट कार्ड भी इशू करवा लिया। मोबाइल नंबर तो चेंज हो गया था, डेबिट कार्ड भी इशू हो गया। अब आप सोचिए, गलती यहाँ पर भी हुई। पहली गलती तो इस ब्रांच से हुई जिसने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। चलो मोबाइल नंबर चेंज करते समय मैं मान लो रजिस्टर की एंट्री होती थी, वो तो समझ में आता है, लेकिन डेबिट कार्ड इशू करते समय कम से कम आप कस्टमर सामने खड़ा होता है। वो व्यक्ति 50-55 के आसपास का ही था,
लेकिन उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था, जो कस्टमर था उसके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, तो फिर भी ब्रांच ने उसको डेबिट कार्ड इशू कर दिया। डेबिट कार्ड इशू हो गया और उसके बाद में मोबाइल नंबर चेंज हो गया। हुआ क्या, अब इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो है उन्होंने राजस्थान में जा करके 15-15 लाख रुपए के सोने खरीद लिए, 45 लाख रुपए उसके चले गए। खैर कोविड का टाइम था तो जो कस्टमर थे उसको टाइम नहीं मिला। जब उसको टाइम मिला जो है 6-7 महीने बाद, तो वो गया, फिर पता चला कि उसके खाते से तो 45 लाख रुपए गायब हैं। तो काइंड ऑफ दैट। खैर एक चीज़ है कि अगर बैंक की एंड पर प्रॉब्लम है तो बैंक कंपनसेट करता है, तो कस्टमर को कंपनसेट कर दिया गया, लेकिन ये बैंक के लिए बहुत बड़ी सीख थी। उसी के बाद से सर्कुलर वगैरह आया था। अगर आप ध्यान दिए होंगे, पीएनबी में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड के इशुएंस की बात ये कहा गया कि डेबिट कार्ड जो है इशू केवल बेस ब्रांच से होंगे। और ऐसा एक केस नहीं हुआ था, 2 केस हुआ था, 2 केसेस एकदम सेम, 40 लाख और 45 लाख के अमाउंट के, इसलिए ये हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डेबिट कार्ड इशू करते समय है ना, कस्टमर की आइडेंटिटी, मोबाइल नंबर चेंज करते समय, इन सब चीज़ों के समय थोड़ा सा सावधानी भले ही हम बिजी हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप बिजी हो, लेकिन ध्यान दीजिए आपके 100 अच्छे काम आपके एक गलत काम को ढक नहीं पाएंगे, आपके 1 लाख अच्छे काम आपके एक गलत काम को ढक नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति 45 लाख रुपए की उसमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसकी भी आईडी पासवर्ड यूज हुआ है, अब क्या लगता है बैंक ऐसे ही बख्श देगा? नहीं ना। भले ही उस व्यक्ति ने पिछले 16 वर्षों में मतलब पूरी तल्लीनता के साथ में बहुत सारी चीज़ें बचाई हो, डिस्पाइट ऑल दैट। ओके, तो 100 की जगह आप 80 ही काम करिए, लेकिन सावधानी से और सतर्कता के साथ करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।